हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या होती है, इस चैप्टर में हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। स्वतंत्रता का मतलब केवल आजादी यानी फ्रीडम नहीं है, इसका एक बहुत ही ब्रॉड मतलब है। तो इस चैप्टर में हम उसी चीज को डिटेल में समझेंगे। तो हमें इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को समझना है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि स्वतंत्रता का आदर्श क्या होता है। इसमें हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि स्वतंत्रता क्यों जरूरी है। दूसरा, हम समझेंगे स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल आजादी ही नहीं है, बहुत ही ब्रॉड मतलब है। और उन सभी डेफिनेशंस को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे स्वतंत्रता का मतलब आजाद रहना या आजाद जीवन नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना, बिना किसी डर के, बिना किसी बाहरी दबाव के निर्णय लेना। तो इन्हीं चीजों को हमें यहाँ पे डिटेल में समझना है। देन उसके बाद हम इसी ही टॉपिक में समझेंगे कि प्रतिबंध क्या होते हैं हमारे ऊपर, मतलब जो रोक टोक लगाई जाती है वो प्रतिबंध क्या होते हैं, क्या प्रतिबंध जरूरी है या प्रतिबंध जरूरी नहीं है। इन सबको हम इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमें समझना है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने हानि का सिद्धांत दिया था, हार्म प्रिंसिपल दिया था, उसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। फिर हम इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव फ्रीडम और नेगेटिव फ्रीडम के बारे में समझेंगे, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। इसको भी इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और अभी मैंने बताया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 1, जो है स्वतंत्रता का आदर्श। तो स्वतंत्रता हमारे लिए क्यों जरूरी है, या स्वतंत्रता का मतलब लोगों के लिए अलग अलग होता है, इसको इसमें दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया गया है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है नेल्सन मंडेला का। आप जानते ही होंगे, क्लास 10th में भी आपने नेल्सन मंडेला का एक चैप्टर पढ़ा था। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति थे। और जो दक्षिण अफ्रीका है, वहां पे गोरे और काले रंग की नीति का भेद होता था। मतलब वहां पे गोरे लोग और काले लोगों में बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था। जैसे भारतीय समाज में ऊंची जाति और नीची जाति का भेदभाव होता था, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले रंग की नीति का, गोरे और काले रंग का बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था। अब काले लोगों को बहुत ही ज्यादा अत्याचार सहना पड़ा था दक्षिण अफ्रीका में। बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में जो काले लोग थे उनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। एक पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन यूज किया गया था, जिसमें काले लोग गोरे लोगों के इलाकों में रह नहीं सकते, गोरे इलाकों में जा नहीं सकते थे, गोरे के इलाकों में बिना परमिशन के काम नहीं कर सकते थे। उनके लिए रेलवे अलग होगी, मतलब रेलवे में अलग व्यवस्था होगी काले लोगों के लिए, और गोरे लोगों के लिए अलग होगी। पार्क में भी इवन वो बेंचों पे नहीं बैठ सकते थे। और तो और वो बसों में भी सफर नहीं कर सकते थे। गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग बसों का, अलग अलग बसें बनाई गई थी जिसमें वो सफर कर सकते हैं। और गोरे लोग काले लोगों, मतलब जो काले लोग थे वो गोरे लोगों के इलाकों में भी नहीं जा सकते थे। तो मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे भेदभाव देखने को मिलता है। तो नेल्सन मंडेला ने इसी रंग भेदी जो शासन व्यवस्था थी, इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया था, जिसके लिए वो 28 वर्षों तक जेल में भी रहे थे। जेल में थे, जेल में रहने के बावजूद उन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष जारी किया। उनका ये मानना था कि मैं जब तक आजाद नहीं हो सकता, मैं तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक मैं इस रंग भेद यानी इस अपार्थाइड पॉलिसी को अपने देश से खत्म ना कर दूं। और उन्होंने काले लोगों के लिए क्या उठाई, आवाज उठाई। जेल में रहे, जेल से ही उन्होंने अपना आंदोलन जारी करके रखा। और फिर उसके बाद उन्होंने एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और यहाँ पार्टी ज्वाइन की और इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद वो जीतते हैं और दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बन जाते हैं। और राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले उन्होंने इस अपार्थाइड पॉलिसी को अपने देश से खत्म किया। तो उनका ये जो संघर्ष है केवल काले लोगों के लिए नहीं था, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी था। अन्य लोगों का मतलब है तो है जो वहां पे गोरे लोग थे, जो बहुत ही ज्यादा क्या थे, गरीबी में जीवन जीते थे। तो काले रंग की जो ये रंग भेद नीति थी, इसका तो उन्होंने विरोध किया ही किया। साथ में उन्होंने अपने देश में गरीबी, जो जो बहुत से गोरे लोग, काले लोग जो गरीबी में जीवन जी रहे थे, उसके खिलाफ भी इन्होंने क्या किया, संघर्ष में आवाज उठाई। तो इस वजह से इनका कहना ये था कि केवल रंग भेद नीति से आजादी, केवल रंग भेद नीति को खत्म करना ही आजादी नहीं है। आजादी का मतलब है अपने लोगों को एक अच्छा जीवन देना, एक अच्छा समाज देना, एक बेहतर समाज की स्थापना करना। ये नेल्सन मंडेला का उद्देश्य था। और नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा जो थी, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम,
आजादी के लिए लंबी लड़ाई, इसमें भी इन्होंने अपनी मतलब जो इन्होंने कैसे-कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, इसका इस बुक में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। तो आपसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ल नेल्सन मंडेला की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई। और इसी चैप्टर में एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है अंग सासू का। तो अंग सासू कौन है? ये म्यांमार की एक रहने वाली औरत है। तो म्यांमार की आजादी के लिए, म्यांमार में स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्या किया था? संघर्ष किया था। अब सू को क्या किया था? मतलब जो म्यांमार है, म्यांमार में सैनिक शासन आ गया था, मतलब मिलिट्री का कंट्रोल आ गया था। तो ये क्या थी? आजादी के लिए आवाज उठाती है कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सैनिक शासक के जो लोग होते हैं, मतलब सैनिक शासन करने वाले जो लोग होते हैं, वो उनको घर में नजरबंद करके रख लेते हैं। जैसे होता है ना कि किसी को गिरफ्तार कर लेना, लेकिन इनको इनके घर में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको कहीं किसी से बाहर मिलने नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि इनको इनके बच्चों से भी मिलने नहीं दिया जाता था। और तो और इनके पति इंग्लैंड के थे, तो इनके पति को जब कैंसर हो गया था, कैंसर से वो मर गए थे, तभी भी इनको इंग्लैंड नहीं जाने दिया गया था, क्योंकि सैनिक शासकों को ये डर लग रहा था कि अगर वो इंग्लैंड गई, तो वो वापस नहीं आ पाएंगी और उनको वापस लाना असंभव होगा और वो म्यांमार में आजादी के लिए हमेशा आवाज उठाती रहेंगी। तो सू ने अपनी आजादी को, अपने देश की आजादी, अपनी आजादी को उन्होंने अपने देश के लोगों की आजादी से जोड़कर रख रखा था। उनका कहना ये था कि जब तक मैं आजाद नहीं हो सकती, मैं तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक मेरा देश आजाद नहीं हो सकता। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था फ्रीडम फ्रॉम फियर। उनका कहना ये था, मेरे लिए आजादी का मतलब है भय से मुक्ति। अगर मैं भय से मुक्त हूं तो इसका मतलब है मैं आजाद हूं। एक व्यक्ति बिना भय से मुक्त हुए एक गरिमापूर्ण, एक सम्मानजनक जीवन कभी भी नहीं जी सकता है। ये अंग सासू की लाइनें हैं, तो ये आपको याद रखनी है। इन्होंने कहा था, मेरे लिए वास्तविक आजादी आजादी है भय से मुक्ति। मतलब अगर हमारे अंदर डर है, मतलब हम किसी भी चीज से डरते हैं, तो इसका मतलब हम आजाद नहीं है। अगर हमारे सामने गलत हो रहा है और हम भय के कारण चुप हैं, तो इसका मतलब है अभी भी हम आजाद नहीं हुए। हमारे लिए आजादी का मतलब तब होगा जब हम उस भय से मुक्त होंगे, और अगर हमारे सामने गलत हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तभी हम एक सच्ची आजादी को स्थापित कर सकते हैं, ऐसा अंग सासू का कहना था। बिना भय से, अगर आप भय से मुक्त नहीं हो, तो एक गरिमापूर्ण, एक मान सम्मानजनक जीवन आप कभी भी नहीं जी सकते हो। तो भय से मुक्त होकर ही एक आप अच्छा जीवन जी सकते हो, ये अंग सासू का कहना था। सू का कहना था कि हमें ना तो बाकी लोगों के विचारों से और ना ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप कभी भी कुछ नया करने जा रहे हो, ठीक है? जब भी आप कुछ नया करने जाते हो तो लोग आपको बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई सत्ता, कोई सरकार तुम पर रोक लगाती है नया काम करने से, तो आपको इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। इसके खिलाफ क्या करनी है? आवाज़ उठानी है, या अपना जो काम हो वो करते रहना चाहिए। तो एक सच्ची आजादी क्या है? हम जो करना चाहते हैं उन्हें बिना डर के कर लेना चाहिए। अब जैसे देखा होगा, हमारे समाज में जब भी कोई नया काम करने जाता है तो लोग क्या करते हैं? हंसते हैं। जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज कीजिए कि एक औरत घर से बाहर जा रही है काम करने, तो समाज के लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है कि ये बाहर जाएगी काम करने, बिगड़ जाएगी, या इसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और कई लोग तो क्या उड़ाते हैं? उसका मजाक उड़ाते हैं। और कई बार क्या होता है, ये औरत भी अपने मन के विचारों से भी डर जाती है कि अगर मैं बाहर गई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यही हम सोचते रहते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, यही सब सोच के हम नया काम करने से डरते हैं। लेकिन अंग सासू का कहना था कि हमें ना तो लोगों के विचारों से और ना ही सत्ता से, हमें किसी चीज से नहीं डरना चाहिए अगर हम एक अच्छा काम करना चाहते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो अच्छा है, तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है, हमारे चारों तरफ के समाज को बदलना होगा, तभी ये क्या होगी? एक सच्ची आजादी होगी। जैसे कई बार एक और एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। कई बार क्या होता है, हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, लेकिन हम सही से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। हम इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमें लगता है कि हम जब भी इंग्लिश बोलेंगे तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, लोग क्या सोचेंगे। और कई लोग तो हमारा मजाक बनाने लग जाते हैं, ये देखिए इसको ये शब्द बोलने नहीं आता है, और हम अपने मन के विचारों से भी डरते हैं। तो अगर हम लोगों की प्रतिक्रियाओं को छोड़ दें, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम उसको छोड़ दें और अपने मन के विचारों से बाहर निकले कि हम बोल सकते हैं, वी कैन डू दिस, हम ये काम कर सकते हैं, तो यकीन मानिए हम उस काम को कर पाएंगे। तो एक सच्ची आजादी का मतलब यही है कि हम अपने डर से, भय से क्या हो? मुक्त हो। तो अंग सा सू ने अपनी पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर में यही बताया है कि मेरे लिए सच्ची आजादी का मतलब है भय से मुक्ति।
तो इन दो एग्जाम्पल से हमें बताया गया है कि आजादी का मतलब लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे नेल्सन मंडेला के लिए आजादी का मतलब था रंग भेद नीति को खत्म करना, अंग सासू के लिए आजादी का मतलब था कि डर से मुक्ति। तो इस तरीके से दो एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें आजादी के महत्व को बताया गया है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम अपना पहला टॉपिक समझते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, इन दो एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि आजादी का मतलब क्या होता है। तो आपकी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंध ना हो, मतलब व्यक्ति पर कोई भी रोक टोक ना लगाया जाए, ठीक है, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, स्वतंत्रता बोला जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी बाहरी प्रतिबंध ना हो तो वो क्या बोला जाएगा, स्वतंत्रता बोला जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं है, स्वतंत्रता के अर्थ में आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार होना चाहिए। आत्म अभिव्यक्ति का मतलब वो अपने विचारों को, अपनी योग्यताओं को क्या कर सके, बढ़ा सके, अपनी कलाओं का जैसे चाहे वैसे क्या कर सके, प्रयोग कर सके। और तो और वो बिना किसी से प्रभावित हुए क्या ले, निर्णय ले, मतलब इंडिपेंडेंट निर्णय ले, उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध ना हो और अपनी भावनाओं, अपनी रचनात्माओं को, मतलब रचनात्मक क्षमताओं का विस्तार कर सके। तो ये उसके लिए क्या होगी, आजादी होगी। तो आजादी की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो सबसे पहले यही तीन बातें लिखनी है कि उसके ऊपर कोई भी बाहरी प्रतिबंध नहीं होंगे और वो अपनी अपनी कलाओं का, अपनी योग्यताओं का विस्तार कर सकता है और बिना किसी से प्रभावित हुए क्या करे, निर्णय ले, तो उसको बोला जाएगा कि वो क्या है, स्वतंत्र है। तो आई होप स्वतंत्रता का मतलब आपको समझ आ रहा होगा। तो ये तीन बातें आपकी स्वतंत्रता की डेफिनेशन में होनी चाहिए। उसके बाद आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी आजादी तो है, लेकिन आजादी पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो प्रतिबंध होने चाहिए। अब प्रतिबंध ना हो तो ये एक स्वतंत्रता का एक पहलू है, लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए भी गए हैं और नहीं भी लगाए गए हैं, तो उसे भी हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा। तो स्वतंत्रता की डेफिनेशन में तीन बातें याद रखनी है आपको। सबसे पहले बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए और अपनी रचनात्मक क्षमताओं का वो प्रयोग कर सके, अपनी अभिव्यक्ति का विस्तार कर सके और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले। अब जैसे देखिए, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का मतलब क्या है। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को देख के निर्णय लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो आईफोन खरीद रहा है, तो हम सोचते हैं कि हम भी क्या करेंगे, आईफोन खरीदेंगे। या दूसरा व्यक्ति ये काम कर रहा है तो हमें भी ये काम करना चाहिए। तो क्या आपने अपने आप से निर्णय लिया? नहीं लिया। आपने क्या किया, दूसरे को देख के निर्णय लिया। तो कहा जाता है असली स्वतंत्रता तब है जब आप बिना किसी के दबाव में या बिना किसी से प्रभावित हुए कोई निर्णय लेते हैं, तो वो स्वतंत्रता कहलाती है। और जो दूसरी वाली लाइन है, आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का मतलब आपके अंदर जो विचार हैं, जो आपके खुद के विचार हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो। आपके अंदर जो कला है, उसका आप विकास कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छी स्वतंत्रता है। और दूसरा कि आपके ऊपर कोई भी रोक-टोक नहीं लगाई गई है, तो ये असली स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का मतलब ये सब है। स्वतंत्रता को का जो मतलब है, अलग-अलग विद्वानों ने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। जैसे हम यहाँ पे समझेंगे स्वराज का अर्थ क्या होता है। तो स्व का मतलब होता है स्वयं, राज का मतलब होता है शासन, अर्थात स्वराज का मतलब क्या हो गया, खुद का शासन। तो खुद के शासन का अर्थ है कि जब हमारे देश का निर्णय, हमारे देश से जुड़ा हुआ जो भी निर्णय लेना हो, उस पर कोई भी बाहरी शक्ति दबाव ना डाले, वो सभी निर्णय हमारे देश की सरकार ले, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये हमारा स्वराज आ गया है। अब स्वराज के अर्थ को बाल गंगाधर तिलक ने बताया है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। मतलब अपने से जुड़े मामलों में मैं ही फैसले कर सकता हूं, मुझ पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकते हैं। ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने आजादी का मतलब स्वराज का मतलब बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में 1909 में कहा है, स्वराज का अर्थ, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं, मतलब स्वयं पर शासन करना सीखते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्वराज होगा। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है, मतलब आजादी का मतलब, स्वराज का मतलब केवल आजादी नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करे। मतलब इसके कहने का तात्पर्य ये है कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आजादी नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर जो दबाव डालते हैं, जो रोक टोक करते हैं, जो हमें गुलाम बना कर रखते हैं, अगर ऐसी संस्थाओं से हम मुक्त हैं तो कहा जाएगा कि हमें एक सच्ची आजादी प्राप्त हुई है। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस का भी यही कहना था। उनका कहना ये था कि स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी लोगों का विकास हो। व्यक्ति जो स्वतंत्रता है वो सभी व्यक्ति और समाज की होनी चाहिए, अमीर और गरीब दोनों की होनी चाहिए, स्त्री और पुरुष की होनी चाहिए और सभी वर्गों और सभी लोगों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनकी स्वतंत्रता का मतलब केवल गुलामी से मुक्ति नहीं था। उनकी स्वतंत्रता का मतलब केवल गुलामी से मुक्ति नहीं था। उनकी स्वतंत्रता का मतलब हो संपत्ति का समान बंटवारा हो, मतलब अमीरी गरीबी का सभी के बीच से अंतर क्या हो, खत्म हो। जातिगत अवरोधों का और सामाजिक असमानताओं का अंत हो। कहने का मतलब है कि जो जाति के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है उसको समाज से पूरी तरीके से खत्म किया जाए, तभी अच्छी स्वतंत्रता हो जाएगी। जो सांप्रदायिकता है और जो धर्म के नाम पर हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, अगर वो खत्म हो जाएगा तो ये सच्ची स्वतंत्रता होगी। तो सुभाष चंद्र बोस का कहना ये था कि स्वतंत्रता से मेरा आश्रय उस सर्वांगीण मतलब उस पूर्ण स्वतंत्रता से जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब दोनों की हो, स्त्री और पुरुष की हो, सभी वर्गों और सभी लोगों की हो। स्वतंत्रता का मतलब केवल गुलामी से मुक्ति नहीं है। उनका मतलब ये था कि सभी अमीर गरीब क्या मतलब सभी लोग बराबर हो, संपत्ति का समान बंटवारा हो, जो जिस चीज को प्राप्त करना चाहता हो उसे प्राप्त करने का अधिकार हो, जाति के नाम पर कोई भी भेदभाव ना हो, सामाजिक असमानता ना हो, छुआछूत ना हो, और तो और धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी धर्म मिलजुल के रहे। अगर ऐसा स्थापित होता है तो ऐसा समाज सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा। सुभाष चंद्र बोस का अर्थ ये था। ठीक है, आई होप आपको ये बात मेरी समझ आ रही होगी। स्वतंत्रता, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था ये आपको याद होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था ये आपको याद होना चाहिए। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में क्या बातें कही हैं ये आपको याद होना चाहिए। ये लाइनें पूछी जा सकती हैं। और सुभाष चंद्र बोस के अकॉर्डिंग आजादी का मतलब क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारी आजादी पर रोक टोक होनी चाहिए, यानी प्रतिबंध होने चाहिए, या हमारी आजादी पर प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, आजादी पर रोक टोक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं आप। तो यहाँ पे कहानी है इससे रिलेटेड कि एक बार क्या होता है, जब हमारा देश आजाद हुआ रहता है तो आजादी के समय एक औरत सड़क के बिल्कुल बीचों बीच चल रही थी, बीचों बीच चल रही थी। ठीक है, और जब उससे पूछा गया कि आप सड़क के बीचों बीच क्यों चल रही हो, तो उसने बोला मेरा देश आजाद हो चुका है और मैं जहां चाहे वहां जा सकती हूँ और अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां चल सकती हूँ। पीछे एक ट्रक वाला आ रहा था, उसने बार बार हॉर्न देने की कोशिश की, लेकिन ये औरत साइड हटने को तैयार ही नहीं थी। जब इस ट्रक वाले ने भी पूछा तो इस ट्रक वाले को भी इसने वही जवाब दिया कि मेरा आजाद है, मेरा देश आजाद है, मैं जहां चाहे वहां चल सकता हूँ। तो इस ट्रक वाले ने कहा कि मुझे भी तो पूरी आजादी है कि मैं आपके ऊपर ट्रक चढ़ा सकता हूँ। जब आपको आजादी दी गई है तो मुझे भी तो आजादी दी गई है कि मैं जहां चाहे वहां ट्रक चला सकता हूँ। तो इस एग्जाम्पल से हमें समझना होगा कि हमें आजादी तो मिली है, लेकिन उस आजादी पर हमें कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं, कुछ रोक टोक भी लगाई गई हैं। अब ऐसा करना जरूरी भी है कि अगर हमें आजादी दी गई और उस पर रोक टोक ना लगाई गई तो समाज पूरा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपको डीजे चलाने की आजादी पूरी दी गई है, आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे गाना सुन सकते हो, लेकिन आप पब्लिक प्लेस में पब्लिक को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पब्लिक को इससे दिक्कत होती है तो आप पर क्या लगाई जाएगी, रोक टोक लगाई जाएगी। अब जैसे देखते हो कि जैसे मैं दिल्ली जैसे इलाके में डीजे 10 बजे के बाद नहीं चलेगा। ठीक है, 10 बजे रात के बाद डीजे नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। अगर 10 बजे के बाद भी कोई चलाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें आजादी तो दी गई है, लेकिन आजादी पर बहुत सारी क्या लगाई हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। अब रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई गई है ताकि हम क्या कर सकें, दूसरों को परेशानी ना दे सकें। अब आप लोग घर से बाहर जाते हो, आपको घूमने फिरने की, कहीं पे भी जाने की आजादी दी गई है, लेकिन आपके घर वाले रात में बोलेंगे कि 7 बजे के बाद आपको घर से बाहर कहीं नहीं निकलना है। अब ये आजादी क्यों, मतलब ये आजादी पर आपके रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है, ताकि आपको सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो यही है, हमारी आजादी पर प्रतिबंध होने चाहिए, प्रतिबंध होने चाहिए, तभी हमारी आजादी क्या होगी, बेहतर हो पाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है, कौन से प्रतिबंध सही है, मतलब उचित है, और कौन से प्रतिबंध सही नहीं है। तो याद रखना, ऐसे प्रतिबंध मतलब प्रतिबंध हो, लेकिन ऐसे प्रतिबंध ना हो जो जोर जबरदस्ती से लगाए जाए। जोर जबरदस्ती से लगाए गए प्रतिबंध हमेशा क्या होते हैं, बेकार होते हैं। लेकिन हाँ, आजादी पे कुछ ना कुछ तो प्रतिबंध होने चाहिए। अब हम पर प्रतिबंध लगा कौन सकता है, तो प्रतिबंध के स्रोत कौन कौन से हैं, तो हमें ये समझना है प्रतिबंध के स्रोत कौन कौन से हैं।
तो सबसे पहले हमारे ऊपर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? सरकार लगा सकती है। सरकार मतलब सरकार कानून द्वारा हम पर क्या लगा सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। तो हमारे पास प्रतिबंध का पहला स्रोत कौन है? सरकारी कानून। इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है कि दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी जो सरकार थी, उसने क्या किया था? काले लोगों पर क्या लगा रखी थी? रोक-टोक लगा रखी थी। जैसे काले लोग जो गोरे लोगों के लिए बेंच रिजर्व है, उस पे नहीं बैठ सकते। काले लोग फर्स्ट क्लास में सफर नहीं कर सकते। काले लोग गोरे के इलाकों में नहीं जा सकते। तो वहां की सरकार ने कानून बनाकर उन पर क्या लगा रखी थी? रोक-टोक लगा रखी थी, जो कि गलत था, क्योंकि ये प्रतिबंध क्या लगाया गया था? जोर जबरदस्ती से लगाया गया था। ठीक है? और ये न्यायोचित भी नहीं था। ठीक है? तो अब जैसे देखा होगा कोरोना काल में सरकार ने हमें मतलब सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था, हमें बाहर निकलने से मना कर दिया था। क्यों निकलने से मना कर दिया था? ताकि देश की क्या की जा सके? सुरक्षा की जा सके, लोगों को और ज़्यादा कोरोना वाली बीमारी ना फैले। तो कहा जाता है कि सरकार कानून बनाकर हम पर क्या लगा सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। और दूसरा क्या है प्रतिबंध का स्रोत? सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता का मतलब स्वतंत्रता पर सामाजिक असमानता भी हो सकती है। मतलब स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का जो सोर्स है वो सामाजिक असमानता होगी। जैसे एक समाज द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, समाज द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जाति व्यवस्था। ठीक है? जाति व्यवस्था। जैसे ऊंची जाति के लोग केवल मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं, नीची जाति के छोटी जाति के लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये समानता, ये मतलब भेदभाव, ये प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? एक समाज द्वारा लगाया गया। इसी तरीके से एक आर्थिक प्रतिबंध होता है। आर्थिक प्रतिबंध भी, आर्थिक असमानता भी हमारी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है। आर्थिक असमानता का मतलब तुम गरीब हो तो इन इलाकों में नहीं जा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, पैसे की कमी के कारण भी हमारे ऊपर क्या लगाए जा सकते हैं? कई प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है? तो आर्थिक असमानता के कारण भी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है? उसके बाद हमें पढ़ना है कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, आखिर प्रतिबंध क्यों होने चाहिए, ये टॉपिक है। तो कहा जा सकता है कि हम ऐसी दुनिया में रह ही नहीं सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो। मतलब अगर मतलब हम ऐसी दुनिया में रह ही नहीं सकते जहां पे प्रतिबंध ना हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की मतलब कुछ न्यूनतम प्रतिबंधों की जरूरत तो हमेशा पड़ती ही पड़ती है, नहीं तो हमारा जो समाज है वो क्या हो जाएगा? अव्यवस्थित हो जाएगा। जैसे मैंने बता दिया कि अगर आप डीजे चला रहे हो, आपको पूरी आजादी है कि अपना आवाज सुनो, डी मतलब पूरे गाने सुनो, जैसे मर्जी सुनो, लेकिन आप किसी को परेशान नहीं करोगे। रात के 10 बजे के बाद अगर आप किसी को परेशान कर सकते हो, तो परेशान करोगे तो इससे आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो लोगों पर प्रतिबंध लगाने जरूरी है। अगर लोगों पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तो उनकी आकांक्षाओं के बीच में, उनके इंटरेस्ट के बीच में क्या होगा? टकराव होगा। जैसे एक कहता है कि मैं डीजे बजाना चाहता हूँ, एक कहता है कि मुझे इस आवाज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोनों की महत्वाकांक्षाओं में क्या होगा? टकराव होगा। और कई बार क्या होता है, सीमित संसाधनों के कारण भी क्या हो सकता है? टकराव हो सकता है। इस वजह से आजादी पर प्रतिबंध लगाने जरूरी है। ठीक है? अब प्रतिबंध कैसे होने चाहिए? तो हमें ये लाइन बहुत ही बढ़िया लिखी हुई है आपकी बुक में, ये मैंने वहीं से लिखा है। तो ये बताया गया है कि जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और अपने विचारों को दूसरे पे थोपने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हमारी आजादी बनी रहती है और आजादी पर न्यूनतम प्रतिबंध रहने में सक्षम रहेंगे। मतलब अगर हम दूसरे के विचारों का सम्मान करें और अपने विचारों को दूसरे पे थोपने का प्रयास ना करें, तब तक हमारी आजादी बनी रहेगी और हमारी आजादी पे प्रतिबंध भी लगे रहेंगे, सक्षम रहेंगे। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने विचार दूसरों पर थोपने का प्रयास नहीं करना, दूसरों की बातें भी सुननी है। दूसरों की बातें सुन रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप कुछ प्रतिबंधों को मान रहे हो। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ये वाला। सामाजिक प्रतिबंध क्या होते हैं? सामाजिक प्रतिबंधों से क्या तात्पर्य है? और क्या स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने चाहिए? तो ये आपका टॉपिक है। तो सामाजिक प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? सामाजिक प्रतिबंध का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति या समूह या राज्य के द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी समूह द्वारा या किसी राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के चयन करने पर, मतलब सिलेक्शन करने पर, उसके डिसीजन लेने पर या उसके काम करने की आजादी पर रोक लगाना, काम करने की आजादी पर रोक लगाना क्या कहलाता है? सामाजिक प्रतिबंध कहलाता है। तो सामाजिक प्रतिबंध का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा, समूह द्वारा और राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के चयन करने पर, निर्णय लेने पर और उसकी काम की आजादी पर प्रतिबंध लगाना सामाजिक प्रतिबंध कहलाता है। और प्रतिबंध मतलब ये जो रोक-टोक है, प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होते हैं। क्योंकि बहुत से प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या रखते हैं? बनाए रखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। अगर प्रतिबंध रहेंगे तभी समाज व्यवस्थित तरीके से क्या होगा? चल पाएगा।
और एक बेहतर समाज की क्या की जाएगी, स्थापना की जा सकती है। तो समाज के विकास के लिए, सामाजिक व्यवस्था और राज्य की शांति के लिए क्या है, मतलब राज्य में शांति बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता पर रोक-टोक आवश्यक है, प्रतिबंध आवश्यक है। लेकिन हाँ, ये भी बात सत्य है कि ऐसे प्रतिबंध, मतलब प्रतिबंध सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सभी प्रकार के प्रतिबंध सही नहीं होते। ऐसे प्रतिबंध जो ज़ोर ज़बरदस्ती से लगाए जाते हैं, वो कभी भी सही नहीं होते। ठीक है? मैंने बताया है कि आपको अपने विचार रखने हैं, लेकिन दूसरे के विचारों को भी सुनना है, दूसरे के विचारों को, मतलब दूसरे के अपने विचार दूसरों पर थोपने का प्रयास नहीं करना है। तो ऐसे प्रतिबंध जो ज़ोर ज़बरदस्ती से लगाए जाते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, बेकार होते हैं। लेकिन कुछ प्रतिबंध आवश्यक हैं। ठीक है? लोकतांत्रिक देशों में सरकार द्वारा लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, लोगों की उचित परिस्थिति देने के लिए प्रतिबंध आवश्यक हैं। और बता रखा है, बिना उचित प्रतिबंध के समाज में ज़रूरी व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाएगी। जैसे अगर प्रतिबंध ना हो तो सरकार का गठन नहीं हो पाएगा, आय का समान रूप से वितरण नहीं हो पाएगा, शासन में भागीदारी नहीं हो पाएगी, इसलिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध ज़रूरी है। प्रतिबंध ना हो तो समाज अव्यवस्थित हो जाएगा और लोगों की महत्वाकांक्षाओं के बीच क्या होगा, संघर्ष होगा। लोग अपने विचारों को लेकर एक-दूसरे से क्या करेंगे, लड़ाई कर सकते हैं, तो उनके विचारों के बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपना है हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल समझना है। हार्म प्रिंसिपल को सबसे पहले जो प्रेजेंट किया था, मतलब सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है? जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक, इनकी एक बुक है जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी। ठीक है? इसमें इन्होंने एक प्रिंसिपल को बताया है, हार्म प्रिंसिपल को। अब हार्म प्रिंसिपल क्या होता है कि ये कहता है कि अगर आप किसी की आजादी में, अगर आप किसी की आजादी में, किसी की आजादी में रोक-टोक लगा रहे हो, मतलब इसको कोई व्यक्ति है, उसको काम करने से क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो, काम करने से मना कर रहे हो। तो इसका इकलौता लक्ष्य है कि आप इसकी आजादी में अगर हस्तक्षेप कर रहे हो, तो इसका इकलौता लक्ष्य है कि आप किसी दूसरे को क्या कर रहे हो, हानि से बचा रहे हो। आप किसी को हानि से क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए ये हैं, ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गब्बर। इनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, केमिकल की फैक्ट्री है इनकी, केमिकल फैक्ट्री है। ठीक है? यहाँ पे इनकी फैक्ट्री सेटअप है और इनको यहाँ से बहुत सारा केमिकल प्रोडक्शन होता है। ठीक है? और यहीं पास में बहुत सारे किसान हैं, उन किसानों की यहाँ पे क्या है, ज़मीनें, जिस पर वो किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है? अब गब्बर को पूरी आज़ादी है कि वो कोई भी काम, अपनी ज़मीन पर कोई भी काम धंधा खोल सकता है। ठीक है? और किसानों को भी पूरी आज़ादी है कि वो अपनी ज़मीन पर क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। लेकिन गब्बर क्या कर रहे हैं, ये केमिकल बना रहे हैं और केमिकल से निकलने वाला जो गंदा प्रदूषण है, उसे क्या कर रहे हैं, वो अपनी ज़मीन में फेंक रहे हैं। अपनी ज़मीन में फेंक रहे हैं, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, आस-पास की जितनी भी ज़मीनें हैं, उन सबको क्या कर दे रहा है, पॉल्यूट कर दे रहा है। ठीक है? पॉल्यूट कर दे रहा है, जिससे इन किसानों की फसलों पर असर पड़ रहा है और इनकी फसलें क्या हो जा रही हैं, बेकार हो जा रही हैं। तो अब बताओ क्या हो रहा है, इनको तो पूरी आज़ादी है। अब आज़ादी का फ़ायदा उठाकर ये क्या कर रहे हैं, अपना केमिकल बना रहे हैं, लेकिन उससे दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो अब क्या किया जाएगा? या तो कोई व्यक्ति गब्बर के खिलाफ केस करेगा, या तो ये पूरे किसान मिलकर गब्बर के खिलाफ क्या करेंगे, केस करेंगे और इसकी आज़ादी पर क्या लगाएँगे, रोक लगाएँगे। तो जॉन स्टुअर्ट मिल हमें यही समझाना चाहते हैं कि अगर आप किसी की आज़ादी में रोक-टोक लगा रहे हो, किसी को कोई काम करने से रोक रहे हो, तो इसका इकलौता लक्ष्य है कि आप किसी न किसी को हानि से क्या करना चाहते हो, बचाना। ठीक है? अब ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा, तो इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल है कि आपके घर वाले क्या करते हैं कि आपको पूरी आज़ादी दे रखी है, आप घूमो-फिरो, लेकिन रात में आपको जाने से मना कर देते हैं। रात में जाने से क्यों मना कर देते हैं? रात में क्या होता है, कई बुरे लोगों से सामना हो सकता है, ठीक है? तो वो क्या कर रहे हैं, आपको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तो आपकी आज़ादी पर रोक लगा रहे हैं। तो आपकी आज़ादी पर रोक क्यों लगा रहे हैं? ताकि आपको सुरक्षा दे सके। तो किसी न किसी को हानि से बचाना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से मैंने बताया है यहाँ पे।
ये मैंने लिखा हुआ बहुत अच्छे से। जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि का सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है, हार्म प्रिंसिपल पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये बहुत बार लिखने के लिए आया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है बढ़िया से। तो ये मैंने उनकी लाइनें भी लिखी हुई हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक में जिस मुद्दे को उठाया है उसको राजनीतिक सिद्धांत में किस नाम से जाना जाता है? हानि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं? जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये लाइनें लिखी हुई हैं कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में, मतलब किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में या तो कोई एक व्यक्ति या तो पूरा का पूरा समूह हस्तक्षेप कर रहा है, मतलब रोक-टोक लगा रहा है, तो इसको वो इकलौता लक्ष्य है आत्मरक्षा। आत्मरक्षा का मतलब सुरक्षा चाहता है। मतलब अगर गब्बर को आप वो काम करने से रोक रहे हो, जो केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो करने से अगर आप रोक रहे हो, तो इसका इकलौता लक्ष्य है क्या? अपनी रक्षा करना, अपनी रक्षा करना, ठीक है? तो सभ्य समाज में किसी के खिलाफ शक्ति के, सभ्य समाज में मतलब पढ़े लिखे समाज में किसी के खिलाफ अगर आप शक्ति का सही प्रयोग कर रहे हो, शक्ति का औचित्यपूर्ण का मतलब होता है सही प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य है किसी अन्य को हानि से बचाना। मतलब पढ़े लिखे समाज में आप किसी की आजादी में रोक टोक लगा रहे हो, ठीक है? तो इसका इकलौता लक्ष्य है कि आप किसी न किसी को हानि से बचाना चाहते हो, ठीक है? और इसी को समझाने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक और बात बताई है। उन्होंने दो तरीके के कार्यों का वर्णन किया गया। एक है स्वसंबंध, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल्फ रिगार्डिंग, सेल्फ रिगार्डिंग, ठीक है? एक है सेल्फ रिगार्डिंग, एक है अदर रिगार्डिंग। तो इसमें क्या बता रखा है? स्वसंबंध का मतलब होता है वे कार्य जिनका केवल करने वाले पर ही क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसे अगर मैं जिस डाल पे बैठा हूं, मैं उसी डाल को काट रहा हूं, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? समाज पे तो पड़ेगा नहीं, उसका प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़ेगा, ठीक है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि ऐसे कार्य जो स्वसंबंध कार्य होते हैं, उनमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? जैसे मैं जिस डाल पे बैठा हूं, अगर उसी डाल को काट रहा हूं, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? मेरे पे पड़ेगा, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल ले सकते हो। या कभी कभार आप किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से मना करते हो, जैसे आपका पड़ोसी है, बगल में अपने घर में लड़ाई कर रहा है, तो आप उसको मना करोगे तो वो क्या बोलेगा? ये मेरा घर है, मेरा घर है, मैं चाहे चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकता हूँ, आपको इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो स्वसंबंध वे कार्य होते हैं जिसका प्रभाव केवल करने वाले पर, व्यक्ति पर ही पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दे रखा है। कोई व्यक्ति कहता है कि यह मेरा निजी कार्य है, इसमें आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे चाहे जैसे करूं, ठीक है? तो स्वसंबंध कार्यों में किसी को भी रोक टोक लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक होता है पर संबंधी कार्य, जिसको अदर रिगार्डिंग बोलते हैं, जिसको अदर रिगार्डिंग बोलते हैं, बोला जाता है यह वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव करने वाले के अलावा सभी पर पड़ता है, ठीक है? मतलब करने वाले के अलावा सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अभी मैंने बताया गब्बर काम कर रहा है, अपनी जमीन पे कर रहा है, उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन सारे किसानों को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, ठीक है? तो इससे दूसरों को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो ऐसे कार्य होते हैं जो दूसरों को क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो पर संबंध वो कार्य होते हैं जिसका करने वाले पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं उन पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसे कार्यों को रोकना चाहिए, ठीक है? ऐसे कार्यों को मतलब ऐसे कार्यों को सरकार कानून बनाकर क्या कर सकती है? रोक सकती है। तो बाहरी सत्ता इस पर क्या लगा सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकती है जो दूसरों को हानि से, मतलब हानि पहुंचाते हैं, ठीक है? जैसे गब्बर को रोका जाएगा, भैया तुम दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये कार्य नहीं करना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। तो स्वतंत्रता के दो डायमेंशंस होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब स्वतंत्रता के दो आयाम होते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता, जिसको बोला जाता है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव फ्रीडम, और दूसरे को बोला जाता है नेगेटिव फ्रीडम। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आपको आजादी दी गई है और उस आजादी पर क्या लगे हुए हैं? प्रतिबंध भी लगे। तो ये चीज तो बिल्कुल ठीक है, यही हमारे देश में है। दूसरा है नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है आजादी तो आपको दी गई है, लेकिन आपकी आजादी पर कोई भी रोक टोक ना लगाना, क्या कहलाता है? नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाता है। अब नकारात्मक स्वतंत्रता भी कई मायनों में जरूरी भी है। जैसे कहा जाता है कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है? तो ये क्या होता है? एक छोटा सा अल्पतंत्र होता है, मतलब एक छोटा सा पवित्र क्षेत्र होता है जिसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति, बाहरी सत्ता हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है?
तो नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले ये कहते हैं कि लोगों की आजादी पर प्रतिबंध बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, कि एक छोटा-सा ये पवित्र क्षेत्र है, जिसमें कोई भी बाहरी शक्ति या बाहरी सत्ता इस पर कोई भी रोक-टोक नहीं लगा सकती है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब इसमें लिखा हुआ है मैंने 2-3 लाइनें, नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है, जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय होता है। अनुल्लंघनीय का मतलब होता है कि कोई भी बाहरी सत्ता उसके कामों में, उसके विचारों में रोक-टोक नहीं कर सकती है, ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है नकारात्मक स्वतंत्रता। ये वो क्षेत्र होता है जिसमें वो करना, होना और बनना चाहता है, वो आराम से कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी रोक-टोक नहीं है। जिसमें बाहरी सत्ता का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है नकारात्मक स्वतंत्रता। तो यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है, ये एक छोटा-सा क्षेत्र होता है, पवित्र क्षेत्र होता है, जिसमें जो चाहे वो कर सकता है, उसको बोला जाता है नकारात्मक स्वतंत्रता। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको आजादी दी गई है, उस आजादी पर कोई भी रोक-टोक नहीं लगाई गई है, मतलब आजादी दी गई है और उस पर कोई भी रोक-टोक मतलब लगाई गई है, तो वो क्या है? सकारात्मक। लेकिन आपको आजादी मिली है, उस आजादी पर कोई भी रोक-टोक नहीं है, तो वो है नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है? अब यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ध्यान से समझते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, स्वतंत्रता के आयाम बताइए, स्वतंत्रता के क्या आयाम होते हैं, या सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बता दीजिए। तो देखो, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वतंत्रता के साथ प्रतिबंधों का होना, मतलब स्वतंत्रता हो, आजादी के साथ क्या हो, उस पर प्रतिबंध भी लगे हों। इस स्वतंत्रता में ये कहा जाता है कि राज्य यानी सरकार व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर मतलब मामलों में दखल दे सकती है और उन पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। इसमें कहा जाता है कि सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए सभी क्षेत्रों में कानून बनाकर क्या कर सकता है? दखल दे सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो, हमारे यहाँ सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन अगर कभी भी धर्म के नाम पर भेदभाव होता है या जाति के नाम पर भेदभाव होता है, तो सरकार क्या करती है? कानून बनाकर उनमें हस्तक्षेप कर सकती है। तो हमें आजादी तो दी गई है, लेकिन उस पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। अब जैसे ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव होता था, तो सरकार कानून बनाकर क्या कर सकती है? खत्म कर सकती है। और हमारे यहाँ जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार क्या कर सकती है? काम कर सकती है। तो आजादी तो दी गई है, लेकिन उस पर रोक-टोक लगाई गई। मतलब इसको मानने वाले लोग कहते हैं, मतलब इस अवधारणा के अनुसार ये कहा जाता है कि जो कानून होता है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करता है? बढ़ाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो क्षेत्र है, उस दायरे को क्या करता है? बड़ा करता है। ठीक है? तो आपको ये याद रखना है, पॉइंट में याद रखना है। तो आजादी हो, आजादी के साथ प्रतिबंध हो, उसको बोला जाता है सकारात्मक स्वतंत्रता। और इस स्वतंत्रता में क्या होता है? सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के मामले में दखल दे सकती है और सरकार कानून बनाकर उनके मामलों में क्या कर सकती है? दखल-अंदाजी कर सकती है। और तो और इस व्यवस्था में उस कानून को मतलब इस अवधारणा के अनुसार कानून जो होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करता है? बढ़ाता है। वहीं देख लें नकारात्मक स्वतंत्रता, तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्रता हो लेकिन उस पर कोई भी प्रतिबंध ना हो। ठीक है? और इसमें राज्य का मतलब सरकार का व्यक्तियों पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। मतलब सरकार कोई भी कंट्रोल व्यक्तियों पर नहीं करती है। इस नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले लोगों का मानना है कि वह सरकार सबसे बेहतर होती है जो नागरिकों के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करे, मतलब नागरिकों पर बिल्कुल भी रोक-टोक ना लगाए। जैसे वो जीना, रहना, सोना चाहते हो, वैसे आराम से रह सके, कर सके अपने इच्छानुसार, उन पर कोई भी रोक-टोक नहीं हो। इनके अनुसार वह सरकार अच्छी मानी जाती है, जो सरकार मतलब लोगों के मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे। इस अवधारणा के अनुसार जो कानून रहता है ना, वो स्वतंत्रता को क्या पहुँचाते हैं? बाधा पहुँचाते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है? तो अब हम अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है? तो अगला हमारा टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये बताया गया है कि व्यक्ति का केवल आजाद रहना ही स्वतंत्रता नहीं है। जहाँ पे व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना डर के, बिना भेदभाव के एक्सप्रेस कर सके, वही असली स्वतंत्रता देखने को मिलती है। तो जब हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, उसको बोला जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब वही जॉन स्टुअर्ट मिल जो है जिन्होंने हानि का सिद्धांत दिया था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कभी भी कोई भी रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? तो इसके पीछे उन्होंने 4 कारण बताए थे। पहला कारण उन्होंने ये बताया था
कि कोई भी विचार हो, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो वो पूरी तरीके से कभी भी गलत नहीं होता। ठीक है? उसमें सच्चाई का कोई ना कोई अंश ज़रूर होता है। मतलब अगर सामने वाला कोई बात कह रहा है, तो पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई मतलब सच्चाई का जो अंश होगा, वो ज़रूर होगा। और उनका कहना था कि सत्य कभी भी स्वयं उत्पन्न नहीं होता। सत्य कभी भी अपने आप ही उत्पन्न नहीं होता। सत्य विरोधी भावनाओं, विरोधी विचारों से उत्पन्न होता है। मतलब बहुत सारे विचारों का जब टकराव होता है, तभी सच्ची भावना एक मतलब एक सच्ची बात सामने निकल कर आती है। और तो और कहा जाता है जो विचारों का संघर्ष होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान होता है। जो विचारों का संघर्ष होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान होता है। तो जो विचारों का संघर्ष होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान होता है। व विभिन्न विचारों से जो सत्य विचार है, उसकी विश्वसनीयता क्या होती है? सिद्ध होती है। मतलब विश्वसनीयता का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हो कि अगर जब विभिन्न विचारों का संघर्ष होता है, तो उससे सत्य का हमें अच्छी अनुभूति होती है और सत्य विचार है, वो और ज़्यादा निखर कर सामने आता है। तो उसकी रिलायबिलिटी है, हमें क्या करती है, पता लगती है। ठीक है? और उन्होंने कहा था क्या हम जिससे सत्य मतलब उन्होंने चौथी बात ये कही थी कि कभी-कभार हम जिसे सत्य समझते हैं, असलियत में वो सत्य नहीं होता। ठीक है? कई बार जिस विचार को गलत समझा था और जिस विचार को हमने दबा दिया था, एक्चुअल में कई बार वही क्या होता है, सत्य होता है। तो इसलिए कहा जाता है इसलिए उन्होंने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कभी भी बाधित नहीं करना चाहिए। तो 4 बातें बताई थी, आपको याद रखनी है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कभी भी बाधित नहीं होना चाहिए, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी भी कोई भी विचार पूरी तरीके से गलत नहीं होता, उसमें सच्चाई का कोई ना कोई अंश ज़रूर होता है। और सत्य कभी भी स्वयं उत्पन्न नहीं होता है। सत्य विरोधी विचारों से ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। और जब अलग-अलग विचारों का संघर्ष होता है, अलग-अलग विचार लोग देते हैं, तो उससे हमें सत्य की विश्वसनीयता का पता लगता है। और कभी-कभार ऐसा होता है जिसे हम सत्य समझते हैं, वो कभी पूरी तरीके से सत्य नहीं होता। जिसको हमने गलत समझा था, जिस विचार को हमने गलत समझा था, जिसको दबा दिया था, कई बार क्या होता है, वही सत्य होता है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, लोगों की बात हमेशा सुनते रहनी चाहिए, मतलब जो बातें लोग कह रहे हैं, जो सच्चाई कह रहे हैं, उनको हमें सुनना चाहिए। ठीक है? वोल्टेयर ने भी यही बात की थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कभी भी रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा था, उन्होंने ये लाइन कही थी, ये एग्ज़ाम में लाइन पूछी जाती है कि ये शब्द किसने कहे थे? तो याद रखना वोल्टेयर ने कहते हैं, "तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन कभी नहीं करता।" मतलब जो तुम बात कह रहे हो, मैं उसको कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन जो तुम बात कहना चाहते हो, मतलब जो तुम बात कहना चाहते हो, उस अधिकार का मैं मरते दम तक क्या करूँगा, बचाव करूँगा। तो तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का हमेशा क्या करता रहूँगा, बचाव करता रहूँगा। तो इनका कहना ये था कि लोगों के पास बोलने का अधिकार होना चाहिए, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है? लेकिन हम देखते हैं कि आजकल क्या होता है, लोगों के विचारों पर भी रोक-टोक लगाई गई है, मतलब प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो लोगों को अपनी विचार व्यक्त करने का अधिकार है, अपनी भावनाएँ व्यक्त करने का अधिकार है, ठीक है? लेकिन ये नहीं होता कि वो किसी के खिलाफ दुराचार फैलाएँ, किसी को गालियाँ दें या किसी के बारे में उल्टी बातें बोले, किसी के बारे में झूठी खबरें फैलाएँ, तो इससे क्या होगा सामने वाले को नुकसान हो सकता है, उसकी मान-हानि हो सकती है। इस वजह से हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ रोक-टोक लगाई गई है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ रोक-टोक लगाई गई है। अब वो रोक-टोक जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि दीपा मेहता एक फ़िल्म निर्माता थे, वो काशी की विधवाओं पर फ़िल्म बनाना चाहते थे, ठीक है? लेकिन उनका बहुत ज़्यादा क्या किया गया, विरोध किया गया। अब वो विधवाओं का जीवन चरित्र दिखाना चाहते थे, कैसा जीवन है, लेकिन जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने उनकी इस फ़िल्म पर क्या लगा दी, मतलब अ, उन्होंने इस पे रोक-टोक लगा दी, जिसके कारण वो आगे फ़िल्म नहीं बना पाए। ठीक है? ऐसी एक ओबरे मेनन थे, वो रामायण रिटोल्ड बनाना चाहते थे, उन पर भी रोक-टोक लगाई गई। ऐसे सलमान रुश्दी थे, उन्होंने भी सेनेटिक वर्सेस करके फ़िल्म बनाना चाहते थे, उन पर भी क्या लगा दी गई, रोक-टोक लगा दी गई। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जैसे एक फ़िल्म बनी थी पद्मावत, तो पद्मावत फ़िल्म में क्या होता है कि पद्मावत फ़िल्म में जो रानी रानी रहती है पद्मावती, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को अपना चेहरा दिखा दिया था, ऐसा उस फ़िल्म में दिखाया गया है। तो बहुत से जो राजपूत लोग थे, उनको लगा कि भैया इस फ़िल्म में हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया है कि राजपूतों ने कभी भी अपनी वाइफ़ को खिलजियों को नहीं दिखाया था। तो कई लोगों ने इस फ़िल्म पर बैन लगाने की माँग की गई थी, जिसके बाद इस सीन को क्या किया गया था, बदला गया।
ठीक है, बदला क्या था या उसमें कभी मैंने मतलब फ़िल्म देखी उसमें तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उस चेहरा दिखाया गया था, ठीक है? तो आप फ़िल्म देख सकते हो उसमें बिल्कुल भी रानी पद्मावती का चेहरा बिल्कुल भी उसमें नहीं दिखाया गया था खिलजियों को, ठीक है? लेकिन कई लोगों के विचारों की भावनाओं को ठेस पहुँची थी, इस वजह से कई लोगों ने इस फ़िल्म पर रोक लगाने की माँग की थी, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है देखिए, यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? हमारी राय में क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो आपको याद रखना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में बता रखी है? अनुच्छेद 19 में बता रखी है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? मैंने आपको पहले ही बता दिया। किसी व्यक्ति या समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाए, अपनी बात या अपनी राय रखना क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाता है। और वही जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या बोला है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी रोक-टोक नहीं लगानी चाहिए। बस अभिव्यक्ति में इस बात का हमें ध्यान रखना है, किसी की धार्मिक भावना, किसी की सामाजिक भावना और किसी की संस्कृति का हमें मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता द्वारा समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। मतलब अगर समाज में जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं अपने विचारों को व्यक्त करके। लेकिन हाँ, वही बता रखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है? जैसे कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के द्वारा दुराचार नहीं फैला सकता है, किसी को अपशब्द नहीं कह सकता, किसी के बारे में अफ़वाहें नहीं फैला सकता, तो उसके बोलने पर, उसके विचार व्यक्त करने पर रोक-टोक लगाई गई है कानून द्वारा। वही लिखी हुई है देखो, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे हमने कई बार सुना होगा, किसी लेखक या फ़िल्म निर्माता की फ़िल्म पर क्या हो गया है, विवाद हो गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर और भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपमानजनक शब्द नहीं कह सकता, दुराचार नहीं फैला सकता या न्यायालय का अपमान नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है, तो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगाई जाएगी? रोक लगाई जाएगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है स्वतंत्रता के लक्षण क्या होते हैं या स्वतंत्रता की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अभी तक हमने स्वतंत्रता का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी और सभी को खुले रूप से मतलब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार हो। तो कहा जाता है स्वतंत्रता की कुछ लक्षण होते हैं या स्वतंत्रता की कुछ विशेषताएं होती हैं। वो क्या विशेषताएं बताई गई हैं? जैसे हर व्यक्ति को मतलब सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता समान रूप से मिलती है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या समुदाय का हो, सभी को स्वतंत्रता समान रूप से मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ मुक्ति है, मतलब सभी तरह की आजादी है और सभी को व्यक्तिगत स्तर पर मतलब इंडिविजुअल स्तर पर सभी को आगे बढ़ने के बराबर अवसर भी मिलने चाहिए। ये भी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और जो स्वतंत्रता है वो हमेशा समाज में मिलती है। समाज के बाहर कभी भी आपको स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। इस लाइन का अर्थ ये है कि अगर आप समाज में रहते हो तो आपको आजादी मिली हुई है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त कर सकते हो, शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? लेकिन क्या है कि अगर आप समाज से बाहर रहोगे मतलब समाज से बाहर रहोगे, अगर आप पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा होगा, कोई रोक-टोक नहीं लगा होगा, तो याद रखना अगर आप दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचाओगे तो दूसरा आपकी भी स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचा सकता है। तो कहने का अर्थ यही है कि स्वतंत्रता हमेशा समाज में मिलती है, समाज के बाहर नहीं मिलती है। इसका ये भी अर्थ है कि जैसे मान लो आपको पूरी आजादी है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है? कहीं पे भी आ जा सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घूमोगे। अगर आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घूमोगे, ठीक है? आप कहोगे कि मुझे पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, तो उसको भी पूरी स्वतंत्रता है कि वो आपको बढ़िया से इनाम दे सकता है, बढ़िया से कूट सकता है आपको, ठीक है? तो यही कहा जाता है कि स्वतंत्रता हमेशा समाज में मिलती है। अगर आप समाज में हो तो आपको प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, प्रतिबंधों पर रहकर चलना होगा। आजादी है, पूरा कार्य करो, लेकिन आपके ऊपर प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। और कहा जाता है कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का ये सबसे विशेष गुण है कि स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, लेकिन स्वतंत्रता का प्रयोग आप समाज के खिलाफ नहीं कर सकते, ठीक है? ये भी है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, आप अपने विचारों को व्यक्त करो, लेकिन क्या है, आप इसका प्रयोग गलत तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप इसका प्रयोग गलत तरीके से नहीं कर सकते हो, इस पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो ये स्वतंत्रता की कुछ विशेषताएं हैं, सभी को समान रूप से मिली है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो। दूसरा, स्वतंत्रता का अर्थ आजादी के साथ आपको आगे बढ़ने के बराबर अवसर भी देना है, ये भी स्वतंत्रता का अर्थ होता है। और स्वतंत्रता हमेशा समाज में मिलती है और समाज में रह रहे हो तो कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, कुछ प्रतिबंधों को मानना पड़ेगा। स्वतंत्रता हमेशा समाज में मिलती है, समाज के बाहर नहीं मिलती। और आप स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के खिलाफ नहीं कर सकते। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन उसका आप गलत तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक है, ये क्वेश्चन ही है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी सरकार ने मतलब हमारे राज्य ने मतलब हमारी सरकार ने स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाए? या हमारे देश में स्वतंत्रता को किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है कि हमारे देश में सभी लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं, सभी को आगे बढ़ने के बराबर अवसर मिले हैं, सभी लोग इंडिपेंडेंटली अपना क्या कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो इसमें ये बता रखा है कि सरकार सबसे पहले हमारे देश में स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। जहाँ पे लोकतंत्र होता है, वहाँ पे नागरिकों को बहुत से अधिकार मिलते हैं और अधिकार मिलते हैं जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और भी बहुत सारे अधिकार हैं। इन अधिकारों के द्वारा व्यक्ति स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने में, कोई भी फैसला करने में, आगे बढ़ने में। ठीक है? तो भारत में नागरिकों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की गई है। नागरिक अपने अधिकारों के लिए सरकार का विरोध या समर्थन भी कर सकते हैं। उसके बाद वही सेम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से एक और पॉइंट निकला है, नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं, ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया है। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान ने उन्हें बहुत से मौलिक अधिकार दे रखे हैं, जिसका जिसका प्रयोग करके वो हमेशा स्वतंत्र रह सकते हैं। और अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है या हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीना जाता है, तो हमारे पास न्यायपालिका है। न्यायपालिका हमारी स्वतंत्रता को हमेशा बनाकर रखने की कोशिश करती है, ठीक है? और उसके बाद बता रखा है कि अगर हमारे हमारे ऊपर कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती से कोई प्रतिबंध लगाया जाता है, ज़ोर-ज़बरदस्ती से कोई भी प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसको रोकने के लिए कानून के शासन व्यवस्था की गई है, ठीक है? और हमारे देश में तीनों सरकारों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए शक्तियों का बँटवारा भी किया गया है, ठीक है? शक्तियों का बँटवारा जो 3 सूचियाँ बनी हुई है, केंद्र सूची, जिसको संघ सूची, समावर्ती सूची और राज्य सूची कहा जाता है, ये है। और हमारे देश में शक्तिशाली विरोधी दल है, अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है, तो स्वतंत्र रूप से उसको रोकने के लिए आगे आते हैं, ये अपोज़िशन पार्टी भी है। तो इस तरीके से हमारे देश में स्वतंत्रता बनी हुई है, ठीक है? आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही करते हैं, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रखा है।